नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। क्या अडानी जी को अब राष्ट्र का दर्जा मिल गया है? दूसरा, संजय राय शिरपुरिया ने अपना कर्म क्षेत्र गुजरात क्यों चुना? तीसरा, माओवादियों का हल कब निकलेगा? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी एक आर्थिक सहयोग हमें देके चैनल चलाने में सहयोग दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या अडानी को अब राष्ट्र का दर्जा मिल गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आज भी पेपर में है और उसके बीच में भी आया, एक एफआईआर हुई है। एफआईआर सीबीआई द्वारा हुई है। वो एक पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वकील हैं, ऋत्विक दत्ता, इनके ऊपर। और ऋत्विक दत्ता एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत दिनों से एक्टिव रहते हैं, इनके लिए लड़ते हैं। लेकिन उनकी संस्था का नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लाइफ, ये उनकी संस्था का नाम है। अब ऋत्विक दत्ता जी तो बहुत से लोगों के ऊपर भाई, क्योंकि एनवायरनमेंट का आप देखते ही हैं, बहुत से वायलेशन किए जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं इंडस्ट्री को आने के लिए, तो वो 36 का आंकड़ा इनका इंडस्ट्रियल से रहता ही है। इनके ऊपर, ऋत्विक दत्ता जी के ऊपर मुख्य चार्ज ये है कि इनकी जो संस्था है लाइफ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, उसने एक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ जस्टिस, ईजे से इन्होंने 2016 से 2021 के बीच 22 करोड़ रुपए एज प्रोफेशनल फीस ली है। लीगल एड के, मतलब ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, उसके नाम पे 22 करोड़ रुपए 2016 से 2021 के बीच में इन्होंने लिया है। अब एक चार्ज तो इनके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने वो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला और जो एफसीआरए और विदेश से पैसा लेने के जो देश के कानून हैं, उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। तो एक तो चार्ज ये है इनके ऊपर। दूसरा एक चार्ज ये है कि ये जो फीस ले रहे हैं, ये लिखा इन्होंने ये है कि लाइफ, मतलब इनकी जो संस्था है लाइफ ने ये लीगल एडवाइस के लिए ये फीस ली है। अब ये मेन ये है कि इन्होंने लीगल एडवाइस किसको दी? आपको बताया था अर्थ जस्टिस, ईजे को, उसको इन्होंने लीगल एडवाइस दी। ये दिखाया है कि उसके नाम पे फीस ली है। उसमें एक वायलेशन कुछ ये कहा जा रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो फॉरेन पैसा आता है उसको, जो हमारे देश का कानून है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ये फीस, जो फॉरेन फंड जो इनको मिले हैं, जो विदेशी पैसा मिला है, उससे इन्होंने लीगल एडवाइस नहीं दी है। इन्होंने टू इंस्टॉल दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अडानी जी वाले हैं, टू इंस्टॉल दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे इस पैसे को लगाया है। अब सीबीआई का ये आरोप है कि इसमें से किसी भी जगह जो अर्थ जस्टिस है वो वादी नहीं है, वो कॉम्प्लेन, मतलब उसके अदालत में वो कोई पार्टी नहीं है। सारी जगह जो पार्टी है वो लाइफ ही है। तो लाइफ जब अपने को कह रही है कि मैंने लीगल एडवाइस के लिए ईजे को दिया और दूसरी तरफ अदालत में वो खुद पार्टी है, तो इसमें फीस किस चीज़ की ले रहे हैं? क्योंकि आप तो ये ले रहे हैं कि आपको लीगल एडवाइस, ये मुख्य रूप से उनका वो है। अब ऋत्विक दत्त जी पर आरोप है कि इन्होंने लोकल किसानों, अब जो सीबीआई कह रही है कि इन्होंने लोकल किसानों को भड़काकर कोल प्रोजेक्ट जो अडानी जी कह रहा था उसको बंद कराना चाह रहे थे, और उससे उनका जैसा है कि बहुत फ़ायदा हो रहा था, देश को बहुत फ़ायदा हो रहा था, इंडस्ट्री वो हो रहा था। बताता मैं ये चलूँ कि जो हमारे अडानी साहब हैं, वो उनके यहाँ, मतलब वो दुनिया के 2 नंबर के जब वो अमीर आदमी थे, तो उनके यहाँ कुल लोग 83,000 लोग काम करते थे।
तो ये कहना कि उससे बड़ा एम्प्लॉयमेंट होगा या क्या होगा वो नहीं मालूम। दूसरा, उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार के रेवेन्यू का भी नुकसान अगर कोई बात करता है तो जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से पिछले साल जो पहले 10 या 15 जो टॉप देश के उद्योगपति थे जिन्होंने टैक्स दिया था, इनकम टैक्स, उसमें अडानी जी की कोई कंपनी नहीं थी। तो ये तो हो गई ये बात। ये एफआईआर सीबीआई ने गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर की है। अब गृह मंत्रालय ने कहां से रिकमेंडेशन किया? उनको एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीटीटी की रिपोर्ट को आधार बनाया है और उसी के आधार पे इन लोगों के यहाँ टैक्स की रेड सब हुई थी। मतलब वो जो डराना धमकाना रेड करना ये सब काम हो चुका है। उनको और ऋत्विक जी पर और आरोप है कि उन्होंने पब्लिक मीडिया को इन्फ्लुएंस किया। कोर्ट और आंदोलन के द्वारा उन्होंने उद्योगपति अडानी जी और सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते रहे हैं इस तरह का कि एनवायरनमेंट को लेके और इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। अब इस वाले केस में जो मुख्य आरोप फिर से है वो ये है कि एक खेती विकास सेवा ट्रस्ट है, जो वहाँ के लोकल किसान हैं, लोकल फार्मर्स हैं, उनके जो संगठन है उसका नाम है खेती विकास सेवा ट्रस्ट वर्सेस अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन दोनों के बीच में मुकदमा है। ऋत्विक जो दत्ता जी हैं, ऋत्विक दत्ता जी इस खेती विकास सेवा ट्रस्ट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये कोल होगा, लेकिन इस केस का कोल से कोई लेना देना नहीं है। ये केस एक जो ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी जो वो मुद्रा में ला रहे हैं हमारे अडानी जी, जो प्लांट आ रहा है ये उसके अगेंस्ट है। क्योंकि और ये मामला ऑलरेडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो वेस्टर्न जो भी पीठ है उसकी, वहाँ पे ये लिस्टेड है ऑलरेडी। अब मेन ये बात ये है जो मुख्य मुद्दा है जिस पे इतनी बात चर्चा हो गई, क्या सीबीआई अब अडानी जी पर भी के बिहाफ पर भी खड़ी हो रही है? मतलब अगर अडानी जी के ऊपर कोई आरोप लगता है या अडानी जी के ऊपर कोई कुछ कहता है या अदालत में ले जाता है तो उसमें सीबीआई कहाँ से आ जा रही है? तो सीबीआई कह रही है नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल्स के ऊपर वो है और उससे देश को नुकसान होता है। तो मतलब ये आपको देखने में कुछ अजीब सा लगेगा, इतने लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, अडानी जी औने पौने दामों पे चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अडानी जी के ऊपर अगर आप कुछ आरोप लगा रहे हैं तो वो देश का विकास उससे रुकता है। एक चीज़ यह है कि एक मैं आपको फिर से बता दूं, ये गुजरात मॉडल है मामला सर। क्योंकि गुजरात मॉडल जो दो गुजरात मॉडल आपको बता दें, वो इसलिए है वहाँ पे स्टेट जो है जिसकी सरकार क्या मतलब वो भाजपा की सरकार के साथ खड़ी हुई हरदम दिखाई देती है, भाजपा की पार्टी के साथ भी। और अभी हाल के दिनों में उसका एक नमूना फिर पेश हुआ जब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपने सेशन कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट अपील दायर की, तो वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो एडिशनल या असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर थे, एजीपी बोलते हैं, वो उस पिटीशन के अगेंस्ट प्लीड करने लगे। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने कहा भी है कि भाई इसमें सरकार कहाँ से आ गई है, इसमें एक पूर्णेश मोदी जी हैं, उनके अगेंस्ट उनका इसमें सरकार से क्या मतलब। लेकिन अब सरकार जुट गई है, तो वो गुजरात मॉडल है। अगर आप मोदी जी को कुछ कहते हैं, आप अडानी जी को कुछ कहते हैं, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की अदालत, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि नहीं ये देश के ऊपर हुआ है। तो अब ये आपको सोचना होगा। दूसरी बात, संजय राय शेरपुरिया ने अपना कर्मक्षेत्र गुजरात क्यों चुना? सुन के अजीब सा लगता है। ये संजय राय शेरपुरिया का नाम अभी आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे। ये लोग बड़े ऑपरेटर जिसको बोला जाता है वो है, गाजीपुर के हैं, अपने को नेता, उद्यमी और लेखक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ ये भी चर्चा है कि भाई ये चर्चा करते थे अपने लोगों के बीच में कि 2024 का इलेक्शन, मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के एमपी हैं, जो हार गए थे 2019 का इलेक्शन, कि नहीं अब 2024 का यही इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की भी बात फैलाते हैं। एसटीएफ ने उनको ठगी के आरोप में अभी पकड़ लिया है, वो धर लिए गए हैं। अब जब वो धरे गए हैं तो बड़ी मछली हैं। बड़ी मछली क्यों है? क्योंकि वो बिल्कुल
बीजेपी के नेताओं के अगल बगल यहाँ वहाँ खूब दिखाई देते हैं। और तो और उन्होंने किताब लिख दी है जिसका नाम ही है दिव्यदर्शी मोदी। मोदी जी के ऊपर एक किताब लिख दी है, और जरा हिम्मत देखिए कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो अपना जब आप उसमें जाइएगा तो वो अपने को, अब बहुत से लोग कहते हैं वो कोरोना के समय उन्होंने अद्भुत काम किया था। तो कोरोना के समय दो ही लोगों ने अद्भुत काम किया था, या तो भाजपा ने अद्भुत काम किया था या हमारे शायद संजय राय शेरपुरिया जी ने किया था, क्योंकि बाकी देश तो करा रहा था। वो उनको अपने को सेल्फ उपाधि लिए हुए हैं ऑक्सीजन मैन, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन का बहुत उपलब्धता कराई थी। और दूसरी एक उन्होंने वो उपाधि ली हुई है लकड़ी मैन, क्योंकि जो लोग मर रहे थे उनको उन्होंने लकड़ियां प्रोवाइड की थी, मरने में भी लकड़ी प्रोवाइड करने में वो लकड़ी मैन कहला रहे थे। खैर, ये अब चक्कर क्या है कि ये सब लोग अपने को पीएमओ का करीबी बता करके ही अपना ये जो स्कैम है या ठगी है या महाठगी है ये करते हैं। और ये सब लोग गुजरात की इनकी पृष्ठभूमि होती है। आपने अभी हाल के दिनों में किरण पटेल वाला देखा जम्मू कश्मीर में, कैसे वो पीएमओ का अपने को आदमी बता के और ये सब कर रहा था। इनकी तमाम फोटो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, तमाम आप जो नाम लीजिए उसके साथ इनकी फोटो है। ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे। जैसे ही ये हुए हैं उसके बाद इनका ट्विटर अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन फोटो तो सब जगह सार्वजनिक उसमें आ गई हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद ही गूगल कर ले, आपको सबके साथ फोटो दिख जाएगी। आप जिसके साथ मन हो नाम डाल लीजिए, उसके साथ इनकी फोटो दिखेगी, बीजेपी का कोई नेता। और ये एक संजय राय फॉर यूथ नाम से संस्था चलाते हैं और उसमें करोड़ों का डोनेशन ये लेते हैं। अब इन्होंने ईडी से ये सबसे क्या काम करते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेका, पट्टा, ये सब तरह के काम करते हैं। इनका है कि हम खास आदमी हैं तो हम सब काम करा के देंगे। और जिस मामले में धरे गए हैं इसमें गौरव डालमिया नाम के एक सज्जन हैं जिनका कोई उद्योगपति हैं। उनका ऐसा कहा जाता है कि उनका कोई केस ईडी में था जिसमें इन्होंने कहा कि हम 6 करोड़ रुपए लेके उसको ठीक करा देंगे। 6 करोड़ रुपए इन्होंने बिल्कुल ऑफिशियली अपने अकाउंट में लिए और वहीं से ये पकड़ लिए गए। अब ये भी है, अच्छा, एसटीएफ और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन एक चीज समझ आ रही है, कई काम पास्ट में करा चुके हैं, इस बार पकड़ लिए गए हैं। अभी अच्छा, ये कहां से तार जुड़ा, अभी 6 दिन पहले नोएडा में, जहां तक मैंने याद है मुझे, कासिम नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था। वो भी यही सब काम करता था। वो भी फोटो एडिट करके इनके साथ उनके साथ करके अपनी फोटो दिखाता था। वो जब पकड़ा गया तो उसने ये संजय का सुराग दिया कि साहब एक बड़ी मछली तो वो भी है। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर इन्होंने पास्ट में बड़े बड़े केसेस कराए हैं तो इसका मतलब इनकी पहुंच तो वहां है ही। फोटो अगर लगातार खींच रही है, कोई ये नहीं कि एक बार उन्होंने 4 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले कोई फोटो खींची, लगातार खींच रही है। 2022 में गाजीपुर से बीजेपी का टिकट भी मांग रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जाके वहां खूब काम किए थे उनके लिए। अब इन्होंने जो मूल प्रश्न है, इन्होंने कर्मस्थली गुजरात क्यों चुनते हैं? ये जो इतनी हेरा फेरी करनी होती है तो गुजरात क्यों भाग के जाते हैं? इनका मैं एक ही कर रहा हूं, बहुत से केसेस हैं इनके। मैं एक सिर्फ आपको, जिसको कहते हैं ना मुलाहिजा, एज एन एग्जाम्पल, बाकी चीज़ों को समझने के लिए, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी कांडला इंजीनियरिंग एंड केमिकल लिमिटेड। ये 2005 में कंपनी बनी थी। इसकी 36 करोड़, इसकी 35 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है और 26 करोड़ पेड अप कैपिटल है। ये मैं वो जो एसबीआई का नोटिस है वो मैं साथ में लगा दे रहा हूँ, वो अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें सब लिखा है कि क्या है। एसबीआई ने इनको बताया है कि इनका कुल देय राशि, जो इनके ऊपर बकाया राशि है, जो दे नहीं रहे हैं, वो मात्र 349 करोड़ 12 लाख रुपए है, केवल करीब 3.5 करोड़ रुपए। और ये 31/12/2022 तक का, उसके बाद का इंटरेस्ट नहीं जोड़ा गया। अब मुझे एक चीज ये है कि ये यूपी के हैं, तो इनके साथ ये भेदभाव क्यों हुआ, ये क्यों नहीं विदेश चले गए? क्या पैसा लेके विदेश जाने में केवल एक राज्य के लोगों को ही ये प्रिविलेज है?
मतलब यूपी के हैं, थोड़ी बैकवर्ड स्टेट हम लोग की है, ईस्टर्न यूपी से हैं, तो इनको ये विदेश का रास्ता क्यों नहीं इनके लिए खुला था, बाकी सबके लिए खुला है। एक चीज हो सकती है कि शायद वो 1000 करोड़ के ऊपर ही अगर आप हेरा फेरी करिए तभी आप विदेश जाने का हो सकता है, क्योंकि आप ये तो 350 करोड़ का अभी किए थे, अब ये अगर शायद 1000-2000 करोड़ का करते तो ये विदेश फट से चले जाते हैं। इसमें ये नहीं गए, धर लिए गए। अब देखिए इनका होता क्या है। अब मैं बात करूंगा माओवादियों का हल कब निकलेगा। ये एक बहुत दुख देने वाली घटना है। कल हमारे 11 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए। उनको छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने अटैक करके उनकी जो बस थी, उसके गाड़ी जो थी उसके नीचे बम लगा, मतलब सड़क पे बम लगाया और उसको उड़ा दिया। इनके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ये प्राइवेट गाड़ी थी, ये पुलिस की गाड़ी नहीं थी, और वो इसीलिए प्राइवेट गाड़ी ली गई थी कि जिससे वो मार्क ना हो पाए। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो लगातार उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ समझ लीजिए कि एक DRG बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये बेसिकली एंटी माओवादी स्पेशल फोर्स है उनकी, जो नक्सलवाद की समस्या और इन सब के जो जहाँ होते हैं वहाँ ये काम करती है। इस DRG में ज़्यादातर पुलिस के लोग आते हैं और लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं, लोकल आदिवासी इसमें ज़्यादा हैं। और जो ये अभी 11 लोग मरे हैं उसमें से 5 वो पुराने वो लोग हैं जो पहले माओवादी थे, सरेंडर किए और फिर उन्होंने स्वेच्छा से DRG ज्वाइन की और उसकी ट्रेनिंग करके वो पुलिस का काम कर रहे थे। ये जो विस्फोटक था ये 50-60 kg के करीब लोग कह रहे हैं था। सड़क से 4-5 फीट नीचे था, इसलिए ट्रेस दिखा नहीं, इसलिए पता नहीं हो पा रहा था। और इसका ट्रिगर किसी ने ऑन किया है दूर से बैठ के देख के, कि जब वो गाड़ी पहुंची है, जो गाड़ी प्राइवेट थी लेकिन आइडेंटिफाइड थी, और उस पर इन्होंने उसका विस्फोट किया है। ये एक और चीज़ बता दें, ये माओवादियों की सालाना ड्रिल है। हर वर्ष वो इस तरह का कुछ कारनामा करते हैं और उसकी प्राइस, उसका जो कीमत है वो इस देश के शहीद, मतलब जवान, और इस देश में हमारी आपकी सुरक्षा करने वाले पुलिस और सेना के कर्मी अपनी जान दे के करते हैं पूरा। ये क्या होता है कि फरवरी से जून के महीने के बीच में ये एक बोलते हैं TCOC, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, ये चलाते हैं हर फरवरी से जून के बीच में। अब ये इस समय क्या होता है कि जो माओवादियों का जो सैन्य दस्ता है, जो इनकी वो वाली विंग है, मतलब ऑपरेटिव विंग है, जो हथियार वाली विंग है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करती है इन महीनों में। अब आप कहेंगे इन महीनों में क्यों? क्योंकि जुलाई से मानसून आ जाता है, उसके बाद इनका ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ताक में रहते हैं कि फरवरी से जून के बीच में ये अपना TCOC पूरा करें। ये ट्रेंड कई सालों से दिख रहा है, ये कई सालों से ये ट्रेंड है, सरकार को भी पता है। इस हमले के बारे में भी कहीं कुछ जानकारियां थीं। अब एक जो सबसे बड़ी बात जो मैं जिस पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, और इसका कोई आंसर नहीं है, हमको आपका को ही इसका आंसर देना है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बघेल साहब, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि बस ये हम सारे नक्सलियों को समाप्त कर रहे हैं, ये लास्ट स्टेज में है, कुछ नक्सली बचे हैं, बस उनको भी समाप्त करने वाले हैं। उनका आया है कि भाई अमित शाह ने उनसे बात की है कि हम सब लोग बिल्कुल साथ हैं और एकदम से इसका सफाया किया जाएगा। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जम्मू कश्मीर हुआ या नागालैंड हुआ या नॉर्थ ईस्ट के बहुत से वो थे, क्या कभी आपने सुना है कि उसने कहा कि नहीं अभी लंबा है? सब लोग आके कहते हैं नहीं बस अगले 5-7 महीने में हम करीब ये ख़त्म हो गया है, बस हम ख़त्म करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में तो 1947 से हम लोग इस तरह के मूवमेंट चला रहे हैं। अभी तो 370 हटाई गई, तो ये हुआ कि नहीं बस अब कुछ दिनों की बात है 370 हटा दी गई है, अब सब खत्म होने वाला है। नागालैंड के लिए भी यही सुनते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी यही सुनते हैं। मेरे हिसाब से रास्ता बातचीत से ही निकलेगा और इन सब चीज़ों का पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही हो सकता है, नहीं तो बहुत खून खराबा होता है। हमारे जवान, हमारे लोग बिना बात के उनका खून बहता है और इसके लिए आवश्यक है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी लोग इसको बैठ के इस समस्या का समाधान करें या क्या करें,
उनके पास वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। लेन देन होगा, अपने लोगों से लेन देन है, लेकिन वी आर पेइंग अ वेरी हेवी प्राइस। ये देश बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है अपने लोगों का बलिदान देके। तो जितनी जल्दी हो सके इसका कोई टेबल पे बैठिए, रास्ता निकालिए। आप कहेंगे नहीं रास्ता हमने, ये खत्म नहीं होगा आपके इस स्टेटमेंट में कहने से कि हम वी आर ऑन द लास्ट लैग ऑफ क्रशिंग दिस मूवमेंट। नहीं होता है, ये चलते रहते हैं मूवमेंट। तो चीज़ें और हैं, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बार बैठ के इसका सोल्यूशन थोड़ा पॉलिटिकल विल के साथ निकालिए। चुनाव को थोड़ी देर भूल जाइए कि आपको इसमें पॉपुलर वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन देश हित में ये काम करना आवश्यक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।